मुद्दे आज थे। एक अभी हम जो किसानों का जो प्रतिकर देते हैं वो जो फार्म 11 में जितने लोगों के नाम हैं उनके नाम संयुक्त रूप से देते हैं। अगर काश्तकार की मृत्यु हो गई है जिसने मूल का मुआवजा उठाया है तो उसके वारिसों को वारिसान प्रमाण पत्र जब हमारे सामने आता है तो उसको अखबार में निकाल करके और सबसे अनापत्ति लेकर के हम संयुक्त रूप से उनको देते हैं। इसमें कठिनाई ये आ रही है कि कई बार किसानों की जो उत्तराधिकारियों की संख्या है वो 5 से ज़्यादा हो जा रही है, 10-10, 12-12 लोग जो हैं उत्तराधिकारी हो जा रहे हैं, या लोग बाहर रह रहे हैं जिनका आकर के एक संयुक्त खाता खुलवाना संभव नहीं है। इसके अलावा माइनर भी आ जाते हैं, उनके साथ संयुक्त खाता खुलवाने की दिक्कत होती है और किसान बहुत परेशान हैं। इसके अलावा आपस में झगड़े भी होते हैं कि हम अलग लेंगे, तुम्हारे साथ नहीं लेंगे। लोगों को डर रहता है कि हमको हमारा पैसा नहीं मिलेगा। तो उस समस्या के समाधान के लिए हमने ये रास्ता निकाला है कि अगर मूल काश्तकार की मृत्यु हो गई है तो उसके वारिसान प्रमाण पत्र के आधार पे हम जब भुगतान करेंगे तो उसमें तहसीलदार से हिस्सा प्रमाण पत्र ले लेंगे। तहसीलदार के हिस्सा प्रमाण पत्र के साथ तहसीलदार एक एफिडेविट भी ले लेगा, शपथ पत्र भी कि सभी लोग सहमत हैं उस हिस्से से, और उसके आधार पे हम अलग अलग खाते में जो भी उनके खाते में उनका भुगतान कर देंगे, इंडिविजुअली कर देंगे। तो सिंगल भी जो और जो ज्वाइंट लेना चाहेंगे उनके लिए ज्वाइंट है ही है, और जो इंडिविजुअल लेना चाहेंगे उनको इंडिविजुअल मिल जाएगा। और ये बहुत मेजॉरिटी ऑफ फार्मर्स की मांग है, ये सारे लोग इससे प्रभावित हैं कि संयुक्त रूप से पैसा ना दिया जाए, अलग अलग दिया जाए। ये व्यवस्था अभी कहीं नहीं थी, किसी भी अथॉरिटी में नहीं थी और कहीं भी नहीं थी। फार्म 11 ही बेसिस था। विधिक रूप से फार्म 11 में जो नाम है या उसके उत्तराधिकारी उनको संयुक्त रूप से मिलता था। इस व्यवस्था में पहली बार ये किया गया कि इंडिविजुअल को भी हिस्से के आधार पर सीधे भुगतान किया सकेगा। दूसरा 64.7% जेपी एसोसिएट जो कि एसडीजेड है, यहाँ स्पेशल डेवलपमेंट जोन में 1000 हेक्टेयर ज़मीन जो आवंटित है, जिसको कि स्पोर्ट सिटी के नाम से हम जानते हैं या फार्मूला 1 के नाम से जानते हैं, उसमें 64.7% किसानों का कैसे बटे और साथ ही साथ जो होम बायर्स की समस्या का कैसे समाधान हो और अथॉरिटी को कैसे उसके ड्यूज़ मिले, इसके लिए आज एक प्रस्ताव बोर्ड के समक्ष लाया गया। ये प्रस्ताव इसलिए लाना पड़ा क्योंकि जेपी स्पोर्ट सिटी का प्लाट 2019 में कैंसिल कर दिया गया था। कैंसिलेशन के बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट गए थे। माननीय उच्च न्यायालय ने कहा कि आप जो है अपना प्लान बताइए कि होम बायर्स की समस्या कैसे सॉल्व करेंगे, किसानों की समस्या कैसे सॉल्व करेंगे, अथॉरिटी की समस्या कैसे सॉल्व करेंगे। तो उन्होंने एक अपना प्लान दिया। उस प्लान पे हाई कोर्ट ने 26 नवंबर को कहा, माननीय उच्च न्यायालय ने, कि 12 दिसंबर को प्राधिकरण अपना अभिमत बताए। उसमें हमने चर्चा की। जो जेपी ने कहा कि हम कुछ ज़मीन आपको वापस देना चाहते हैं आपके आज की दरों पर, और साथ ही साथ एफआईआर के आधार पर आपको वापस देना चाहते हैं, उसको लेकर के आप पैसा रिकवर करिए। जेपी की गणना में और हमारी गणना में काफ़ी अंतर है, क्योंकि जेपी ने अपनी गणना में से सारी ब्याज हटा दिया है, जबकि वो ब्याज सम्मिलित है और ब्याज में इस तरह से कोई चीज़ नहीं दी जा सकती है। तो इसके लिए बोर्ड ने यह निर्णय किया कि जो एरिया जेपी हमको सरेंडर करना चाहता था उस एरिया का वो पार्शियल रेस्टोरेशन कराए, आंशिक रेस्टोरेशन पुनर्स्थापन कराए और उसका रेस्टोरेशन फीस जमा करे। रेस्टोरेशन फीस जमा करके 90 दिन के अंदर अपफ्रंट इस प्लाट को बेच करके, इसमें कुछ हिस्सा कमर्शियल है, कुछ हिस्सा ग्रुप हाउसिंग का है और ये फार्मूला 1 से लगा हुआ है और एक्सप्रेस वे के सामने की ज़मीन है, इसको बेच करके किसानों का 64.7% अपफ्रंट दे दे। सप्लायर्स को हमने उनका कैंसिल ही नहीं किया है, इसलिए उसमें रेस्टोरेशन का कोई सवाल ही नहीं है। लेकिन जेपी ने उनका भी प्लान दिया है, वो माननीय उच्च न्यायालय देखेगा कि जेपी का प्लान वो 18 महीने में उसको एक्सेप्ट करते हैं, क्योंकि वो ज़मीन बेच करके उनका भी निर्माण करेगा। तीसरी बात प्राधिकरण के ड्यूज़ की है। उसमें प्राधिकरण ने दिसंबर 2023 तक जेपी के इस स्पोर्ट सिटी का रीशेड्यूलमेंट कर रखा है। तो जो बाकी रेस्टोरेशन का पैसा है, जो बाकी ब्याज का पैसा है, जो लीज रेंट का पैसा है, जो 64.7% के ब्याज का पैसा है, वो सभी ये दिसंबर 23 तक जमा कर सकते हैं। क्लेम कितना है, राशि कितना आप क्लेम कर रहे हैं? वो हमारे हिसाब से 27 करोड़ है, उनके हिसाब से 1000 करोड़ से कम है। तो ये पूरा पैसा वो दिसंबर 23 तक जमा कर सकते हैं। इस पैसे को हम फ्री भी करने को तैयार है बोर्ड,
कि जो आज बकाया 30 नवंबर 2022 को वो दिसंबर 23 तक दे दें। तो एक बहुत बड़ी रिलीफ दी जा रही है। ये डाटा सेंटर और मेडिकल डिवाइस पार्क में कुछ संशोधन किया गया है पॉलिसी में, तो वो क्या है मोटी? देखिए, डाटा सेंटर पार्क में अभी 7 नवंबर को कैबिनेट ने एक नई पॉलिसी लाई है, जिसमें कि पर एकड़ मेगावाट चेंज किया गया है। इसके अलावा कितने सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाए जाएंगे, कितने तक का निवेश जो है वो क्या क्या उस पर इंसेंटिव अनुबंध होंगे, कितना FAR और कितना ग्राउंड कवरेज, ये पहले भी था, इसमें शायद कोई परिवर्तन नहीं किया गया। ग्राउंड कवरेज FAR नहीं परिवर्तन किया गया है, केवल मेगावाट पे परिवर्तन किया है। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस और यूनिट्स का क्लासिफिकेशन और सब डिवीजन भी अलाउ किया गया है। SPV भी बनाने की अनुमति दी गई है। तो पॉलिसी हमने आज अडॉप्ट कर ली और हम डाटा पार्क की योजना इस महीने लाने जा रहे हैं। अगले 1 हफ्ते से 10 दिन के अंदर डाटा पार्क की योजना लाएंगे, जिससे ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के लिए हम जो हमारा लक्ष्य है 60,000 करोड़ का, वो जुटा सकें। BHS-2 के जो एक मेडिकल डिवाइस पार्क की बात ठीक है, रह गई। मेडिकल डिवाइस पार्क की पहले हमने योजना लाए थे और 37 प्लाट हमने आवंटित किए थे। अब 99 प्लाट की योजना हम लाने जा रहे हैं, जो 2-1 दिन में योजना आ जाएगी। इसमें एक नया टारगेट सेगमेंट जुड़ा है, जिसको इन विट्रो डायग्नोस्टिक कहते हैं। जैसे जो टेस्ट होते हैं, जैसे RT-PCR का टेस्ट है, बायोकेमिस्ट्री बायोकेमिस्ट्री एनालिसिस है, हेमेटोलॉजिकल एनालिसिस है, इम्यूनो एसेज हैं, ये सारी चीज़ें, यूरिन एनालिसिस है। इन सारी चीज़ों के जो ELISA टेस्ट है या सारे जो टेस्ट किट्स होते हैं जो भी बाहर से आते हैं, उनका प्रोडक्शन यहाँ हो सके, उसके लिए 20 प्लाट हमने आरक्षित कर दिया है और उसको एक अलग कैटेगरी हमने जोड़ दी है। इसके अलावा बाकी में भी जो कैंसर और इमेजिंग के जो सेक्टर हैं, इम्प्लांट के सेक्टर हैं, उनके लिए अलग अलग नंबर भी निर्धारित कर दिए हैं, जिससे कि इसके मेडिकल डिवाइस पार्क में सभी तरह की इंडस्ट्री आवे, केवल एक स्पेसिफिक इंडस्ट्री और उसी के केवल जो है उद्यमी ना आके रह जाए। देखिए, BHS-2 में हमारी स्कीम आई थी, उस समय बहुत से लोगों के डबल अलॉटमेंट हुए थे। उन्होंने भवन भी ले लिया था और प्लाट भी ले लिया था। कुछ लोगों ने 2 भवन ले लिए थे, कुछ लोगों ने 1 भवन और 1 प्लाट ले लिया था। तो पहले प्राधिकरण ने तय किया था कि उनके सारे जिनके दूसरा अलॉटमेंट है उसका पूरा पैसा जब्त कर लिया जाए, चाहे पंजीयन धनराशि हो, चाहे उन्होंने किस्तें दी हो, सभी जब्त हो गया था। इसके बाद बोर्ड में गया था कि कुछ लोगों ने इसलिए दूसरा जो है एप्लीकेशन दिया था क्योंकि उनके पहले एप्लीकेशन का अलॉटमेंट नहीं हुआ था और पैरेलल दूसरी स्कीम प्राधिकरण ने निकाल दी थी। तो ऐसे लोगों को पिछले बोर्ड में रिलीफ दी गई थी और उनका जो है पैसा जमा धनराशि वापस कर दी गई थी। इसके बाद भी ऐसे अलाटी बचे हुए थे जिन्होंने पंजीकरण धनराशि के अलावा भी काफ़ी किस्तें बहुत बड़ी मात्रा में दे रखी हैं और ये 54 मीटर और 99 मीटर के अलाटी हैं। तो इनको रिलीफ देने के लिए बहुत ही जो है जेन्युइन क्लास है और लोगों के गाढ़ी कमाई का पैसा है। हालांकि गलती उन्होंने की है, लेकिन फिर भी एक उदारता बरतते हुए और एक स्टेप आगे बढ़ते हुए हम लोगों ने तय किया है कि उनका रजिस्ट्रेशन अमाउंट जब्त कर लिया जाएगा और जो इंस्टॉलमेंट का पैसा है उनका जो एक प्लाट या एक भवन जो बचा हुआ है उसमें उसको समायोजित कर दिया जाएगा। अगर समायोजन के बाद भी कोई पैसा लौटाना तो पैसा लौटा दिया जाएगा। साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन के लिए लैंड मांगा गया था, तो उस संबंध में क्या निर्णय लिया गया? देखिए, ADG साइबर क्राइम ने अनुरोध किया था, उनके अधिकारी लगातार आ रहे थे कि साइबर क्राइम नोएडा गढ़ हो गया है साइबर क्राइम का, यहाँ रोज इस तरह के होते हैं, लेकिन साइबर क्राइम का डेडिकेटेड थाना नहीं है। तो वो सबसे मांग रहे थे, लेकिन हम लोगों ने कहा कि नहीं, हम लोग साइबर क्राइम के लिए थाना देंगे और सेक्टर 20 में हमने साइबर क्राइम के लिए थाना निःशुल्क 35 वर्ग मीटर ज़मीन दे दी है, जिससे कि इस क्षेत्र की जो ज़रूरत है उसके लिए डेडिकेटेड पुलिस थाना होना चाहिए। बोर्ड मैनेजर से कुछ एक संजय किशोर हैं इलौटी थे जिनके साथ कुछ गलत लेटर इशू हो गया था, तो उस संबंध में क्या किया गया है? देखिए, BHS के लाठी है, ये एक प्रकरण हम लोगों के सामने आया जिसमें उन्होंने 99 मीटर का उनको जो है बना हुआ निर्मित भवन मिला था। उनको जो अलॉटमेंट लेटर जारी हुआ उसका पहला पेज तो 99 स्क्वायर मीटर के सापेक्ष था, अलॉटमेंट मनी उसमें लिखी हुई थी, और जो दूसरा पेज था जो किस्तें लिखी हुई थी वो 54 स्क्वायर मीटर की लिखी हुई थी। तो अलाटी इस बात पे कंटेस्ट कर रहे हैं कि उनको मालूम नहीं था, वो किस्तें समय से जमा कर रहे थे, कि ये जो पेमेंट प्लान है वो गलत है, गलत कैटेगरी का उनको जारी हो गया है। तो इसकी फाइल देखी गई। जो पीरियड जब अलाटी को जिस दिन मालूम हुआ उसके पहले जो डिफरेंस है पैसे का
वो मूल रूप से ही पैसा एलआरटी को देना चाहिए, उससे ब्याज हमको नहीं लेना चाहिए, कोई किस्त पे कोई ब्याज पेनाल्टी नहीं लेनी चाहिए। और वो पेनाल्टी और ब्याज जिसकी गलती से हुआ, वो जो जिसने जारी किया लेटर, वो यहाँ पर उस समय मैनेजर थे वसीखान, उनके हस्ताक्षर से जारी है, तो इसलिए उन पर ये दंड आरोपित किया गया कि उनके वेतन से इसकी कटौती की जाए। और जो बाद में एलआरटी के जानकारी के बाद जो किस्तें जमा करनी है वो एलआरटी को जमा करनी पड़ेगी। अगर वो डिले कर रहे हैं तो ओटीएस का लाभ वो 15 दिसंबर तक ले सकते हैं और उसके उपरांत जो भी देता है उनको देनी होगी। अब मेडिकल डिवाइस पार्क, डाटा पार्क, कमर्शियल फुटप्रिंट्स, कमर्शियल दुकानें, इसके अलावा ग्रुप हाउसिंग, ये 5-6 स्कीमें हम दिसंबर में भी अगले 15 दिनों के अंदर लेके आएंगे। तो इनसे मिला करके और जो योजनाएं ला रहे हैं काफ़ी ज़्यादा आय होगी। इसके अलावा हम अपने स्रोतों को बढ़ाने के लिए और ज़्यादा लैंड बैंक को खरीदने के लिए हमने ऑलरेडी सरकार से भी अनुरोध किया है, एक अपनी मांग रखी है कि सरकार हमको मदद करे लैंड बैंक क्रिएट करने में। और साथ ही साथ एक इंफ्रास्ट्रक्चर बांड के लिए भी स्कीम लेके आ रहे हैं। ये स्कीम हम लाए थे और उसमें शहरी विकास मंत्रालय का शासनादेश था जिसमें 9 इम्पैनल एजेंसीज थी, उनके मध्य लाए थे, लेकिन उसमें 3 बार समय बढ़ाने के बाद भी निविदा नहीं आई। और जो शहरी विकास मंत्रालय का 2016 का जो शासनादेश था वो 2019 में ख़त्म भी हो चुका था। तो इस बार हम लोगों ने जो भारत सरकार के मिनिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स ने किया है, ये एक मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस या इकोनॉमिक अफेयर्स ने जियो किया है, जिसमें 12 इम्पैनल एजेंसीज की हैं। तो उन 12 और 9 को मिला के 21 होते हैं, एक दोनों में कॉमन है। तो 20 एजेंसीज को हमने उनके मध्य में जो है वो ट्रांजैक्शन एडवाइजरी के लिए हम आरएफपी डॉक्यूमेंट निकालेंगे जो इंफ्रास्ट्रक्चर बांड हमारे लिए लाए। सर लास्टली वन टाइम सेटलमेंट पॉलिसी जो थी वो कितनी सफल रही है आपकी? देखिए, पहली ओटीएस योजना काफ़ी सफल थी। उसके बाद भी लोग ये मांग कर रहे थे कि दोबारा ओटीएस योजना लाई जाए। वो ओटीएस योजना हम लाए थे और उसकी समय 31 अक्टूबर तक थी, लेकिन उस दौरान केवल 100 एप्लीकेशन आ पाए थे क्योंकि केवाईसी हमारा ऑनलाइन अपडेट नहीं हो रहा था, काफ़ी एलआरटी परेशान थे। तो हमने उसको 30 नवंबर तक बढ़ा दिया था। उसके बढ़ाने के फलस्वरूप 8 से 34 एप्लीकेशन आ गए हैं। 140 करोड़ रुपए की आय होगी और 5 से 68 लोगों का ऑलरेडी जो है वो लेटर ओटीएस के बाद का जारी हो गया, उनकी किस्तें भी जमा हो गई। धन्यवाद। Okay, thank you.